नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम श्रवण कुमार है और मैं आपका इस वीडियो में तहे दिल से स्वागत करता हूं। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल, थैंक्स फॉर चूजिंग माय यूट्यूब चैनल टू स्टडी द भारतीय न्याय संहिता 2023। सो नाउ लेट्स मूव अहेड एंड सी रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ दिस लेक्चर और वीडियो सीरीज। तो दोस्तों, जैसा कि हम चैप्टर 2 ऑफ भारतीय न्याय संहिता 2023 पढ़ रहे थे, जिसमें हम पनिशमेंट के बारे में पढ़ रहे थे और जो पनिशमेंट है उसके रिगार्डिंग जो प्रोविजन दिए गए हैं वो सेक्शन 4 टू लेके 13 तक भारतीय न्याय संहिता में दिए गए हैं। ओके, और अभी तक हम सेक्शन 4 से सेक्शन 7 तक बात कर चुके हैं। तो इस वीडियो में हम टोटली सेक्शन 8 को या 8 के बारे में बात करेंगे। तो सेक्शन 8 ऑफ भारतीय न्याय संहिता 2023 जो है वह बात करता है अमाउंट ऑफ फाइन या लाइबिलिटी, जब भी कोई व्यक्ति फाइन देने में अक्षम रहता है या नहीं दे पाता है या डिफॉल्ट कर देता है। तो इसके रिगार्डिंग जो प्रोविजन दिया गया है वह है सेक्शन 8 ऑफ भारतीय न्याय संहिता 2023। ओके, तो अब जो इसका सब सेक्शन 1 है उसमें कहा गया है कि जहां पर एक अमाउंट डिसाइड ना हो, ठीक है, मतलब कोई अमाउंट जो है रुपया का ये कितना मात्रा लगेगा, कितना फाइन लगेगा, ये चीज फिक्स ना हो, एक्सप्रेस ना हो, तो वहां जो फाइन का मतलब अमाउंट है वह एक्सटेंड हो सकता है अनलिमिटेड। ठीक है, तो यहाँ पर अनलिमिटेड फाइन में वह एक्सटेंड हो सकता है। यहाँ मतलब कहने का मतलब जहां पर जो फाइन का वैल्यू फिक्स नहीं है, अमाउंट नहीं फिक्स है, तो वहां पर हम जो फाइन क्या नाम है, जो अमाउंट होगा वह अनलिमिटेड हो सकता है, और लेकिन यह एक्सेसिव नहीं होगा। तो अब यार दो वर्ड यहाँ पर यूज कर दिया, एक नॉट एक्सेसिव, सेल नॉट भी एक्सेसिव, और वहीं पर अनलिमिटेड भी बता रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? तो जो अनलिमिटेड है उसका मतलब होता क्या है कि मतलब भैया यहाँ पर कोई फाइन फिक्स नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि कोर्ट के डिस्क्रिप्शन पे, मतलब कोर्ट को डिस्क्रिशनरी पावर कहीं ना कहीं दिया गया है कि अकॉर्डिंग टू फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांस और नेचर ऑफ द केस डिसाइड करे कि मतलब कितना लगेगा। लेकिन वहीं पर कहीं ना कहीं ये चीज ऐड कर दिया गया है कि जो डिस्क्रिशनरी पावर है उसको लिमिट किया जा सके, कर्टल किया जा सके, मतलब आर्बिट्रेरी वे में ना यूज किया जा सके। इसलिए जो फाइन लगाया जाना चाहिए वो अकॉर्डिंग टू फैक्ट एंड सर्कमस्टांस होना चाहिए और प्रोपोर्शनेट वे में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक गरीब आदमी ने छोटा सा कोई डिफॉल्ट कर दिया उस पर 1 करोड़ फाइन लगा दो। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू फैक्ट एंड सर्कमस्टांस ऑफ द केस अनलिमिटेड तो होगा, लेकिन जो अनलिमिटेड होगा इसको एक्सेसिव नहीं होना चाहिए, और इसको एक्सेसिव ना होने के लिए ही ये क्लॉज जोड़ा गया है। ठीक है, या कह सकते हैं फ्रेज जोड़ा गया है। तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब पढ़ते हैं हम सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 8 को। तो दोस्तों, जो सबसेक्शन 2 है ऑफ सेक्शन 8 वह बताता है कि हर एक केस में जिसमें एक ऑफेंस जो है वह एक सजा दिया जा सकता था, उसमें किसका, कारावास का और फाइन का, दोनों का, और जिसमें एक क्लॉज ए है। ठीक है, तो और जिसमें जो ऑफेंस जिसने कमिट किया था उसको फाइन दे दिया गया है, और ये फाइन जो है बिना या कारावास के साथ दिया गया है। ठीक है, और दूसरा जो क्लॉज भी है दूसरा कंडीशन बताता है कि जो ऑफेंस था वह पनिशेबल किसके साथ था, इंप्रिजनमेंट मतलब कारावास या फाइन या केवल फाइन। और इस केस में जो ऑफेंडर था जिसने कमिट किया था ये, उसको सेंटेंस कर दिया फाइन। तो दोनों कंडीशन में फाइन दिया गया है। तो इस केस में डिफॉल्ट पे क्या मतलब एक्शन होगा कोर्ट का, उसके रिगार्डिंग में बात किया गया है। तो जो कंपिटेंट कोर्ट था जिसने ऑफेंडर को ये सेंटेंस दिया है फाइन दोनों केस में, ठीक है, तो ठीक है, तो अगर ऐसा डिफॉल्ट होता है बाद में फाइन देने में इन दोनों केस में, तो ऑफेंडर को एक सर्टेन टर्म का इंप्रिजनमेंट या कारावास भोगना पड़ेगा। ठीक है, यह जो कारावास होगा यह कम नहीं होगा, यह एक्सेस होना चाहिए फ्रॉम अदर इंप्रिजनमेंट, जिसके लिए वह सेंटेंस हो सकता था। ठीक है, मतलब अगर फाइन ना पड़ता तो जिसके लिए उसको सजा हो सकती थी, ठीक, उससे ज्यादा होगा। अब जैसे अगर, और दूसरा जो है कि अगर कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस हो जाता है तो उससे भी ज्यादा होगा, मतलब अगर 6 साल की सजा थी उसको और उसको 2 महीने में कन्वर्ट कर दिया गया या उसको फाइन में कन्वर्ट कर दिया गया, तो उसका जो उसमें सजा होगी जब फाइन डिफॉल्ट होगा तो वो ज्यादा होगा। ठीक है, कम्यूटेशन से भी। तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। नाउ लेट्स मूव अहेड एंड सी रेस्ट ऑफ द पार्ट। और जो सब सेक्शन 3 है वह कहता है कि जो एक टर्म होना चाहिए, टाइम होना चाहिए, जो कोर्ट के द्वारा डायरेक्ट किया जाता है ऑफेंडर को, ठीक है, जब वो फाइन देने में डिफॉल्ट कर देता है तब। तो ये जो इंप्रिजनमेंट की सजा होनी चाहिए वो एक्सीड नहीं करना चाहिए 1/4 ऑफ द टर्म्स ऑफ इंप्रिजनमेंट, जो कि मैक्सिमम फिक्स था उस ऑफेंस के लिए। ठीक है, और किस केस में लागू होगा, जब जो ऑफेंस था वो पनिशेबल था इंप्रिजनमेंट एज वेल एज फाइन के लिए। तो समझ लो कि जो सजा था, ठीक है, मैक्सिमम पनिशमेंट था तो 10 साल था, तो उसका या मतलब 12 साल था तो 1/4 मतलब 3 मंथ, सॉरी 12 साल था तो 3 साल, ठीक है, या 12 वर्ष था तो सॉरी 12 अगर महीने था तो 3 महीना। तो ये चीज होना चाहिए। तो इसमें कहा गया है लेकिन ये 3 महीने से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 3 वर्ष से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ओके, इस चीज को इसमें बताया गया है। तो मैक्सिमम फिक्स जो पनिशमेंट होगा उसके 1/4 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, इस बात को इसमें एम्फेसाइज किया गया है। अब इसके हम सबसेक्शन 4 देखते हैं। तो जो सबसेक्शन 4 है बताता है कि कारावास जो कि कोर्ट के द्वारा इंपोज किया गया है डिफॉल्ट करने की वजह से पेमेंट ऑफ फाइन में, या कम्युनिटी सर्विस को डिफॉल्ट करने के लिए फाइन में, वह किसी भी डिस्क्रिप्शन का हो सकता है, किसी प्रकार का हो सकता है। ठीक है, जिसके लिए ऑफेंडर उस ऑफेंस में सजा मिल सकता था ऑफेंडर को। ठीक है, उसमें किसी भी डिस्क्रिप्शन का उसको मिल सकता है इंप्रिजनमेंट। तो ये दोनों केस में होगा, किसमें, पेमेंट ऑफ फाइन के डिफॉल्ट में, कम्युनिटी सर्विस के डिफॉल्ट में होता है तब भी लगेगा। ठीक, अब इसका जो सब सेक्शन 5 है
वह बताता है कि यदि जो ऑफेंस है, ठीक है, वह उसकी जो सजा है वह है फाइन या कम्युनिटी सर्विस। तो मतलब देखो इसमें मैंडेटरी नहीं कि दोनों होना चाहिए, एक हो सकता है इसमें से, ठीक है। तो जो इम्प्रिजनमेंट होना चाहिए जो कि कोर्ट इंपोज करता है डिफॉल्ट ऑफ फाइन, पेमेंट ऑफ फाइन या डिफॉल्ट ऑफ कम्युनिटी सर्विस, तो वह सिंपल होना चाहिए। तो कहने का मतलब सीधा सा है कि भैया अगर कम्युनिटी सर्विस आपके ऊपर एज ए पनिशमेंट लगाया गया था या फाइन लगाया गया था तो उसके डिफॉल्ट में आपको हमेशा सिंपल इम्प्रिजनमेंट मिलेगा, इसका मतलब रिग्रेस नहीं मिलेगा। ये चीज़ इसमें ध्यान देने की बात है, ठीक है। और जो टर्म होगा कोर्ट के द्वारा ऑफेंडर को डायरेक्ट किया जाएगा इम्प्रिजनमेंट के लिए, वो एक्सीड नहीं करना चाहिए। अगर जो फाइन था वह, अगर देखो 2 मंथ जब होना चाहिए, कब होना चाहिए 2 महीने सजा कारावास, जब फाइन अमाउंट का एक्सीड नहीं कर रहा था 5,000 रुपये। तो 5,000 तक जो होगा, ठीक है, फाइन, उसके डिफॉल्ट के लिए 2 महीने, और 10,000 तक का जो फाइन होगा उसके डिफॉल्ट के लिए 4 महीने, और 10,000 से ऊपर का जितना होगा, चाहे जितने का डिफॉल्ट हो फाइन का, उस केस में 1 साल लगेगा। तो कहीं ना कहीं जो मैक्सिमम लिमिट ऑफ डिफॉल्ट ऑफ फाइन है वह कहीं ना कहीं भारतीय न्याय संहिता में कितना लगेगा, 1 ईयर लगेगा। लेकिन इसको देखना है कि 2 कंडीशन में, खाली कम्युनिटी सर्विस के डिफॉल्ट में और फाइन के डिफॉल्ट में दोनों में मैक्सिमम जो है 1 ईयर है, ठीक है। तो अब चलते हैं, सॉरी यहाँ पर केवल क्या नाम है फाइन में लगेगा क्योंकि कम्युनिटी सर्विस के लिए वो अलग है, ठीक है। तो इसमें 1 ईयर लगेगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, देखते हैं रेस्ट ऑफ द पार्ट। तो दोस्तों जो इसका सब सेक्शन 6 है वह बताता है कि जो कारावास की सजा जो लगाई गई थी, ठीक है, जब क्या नाम है फाइन इंपोज किया गया था उसके डिफॉल्ट में, ये टर्मिनेट हो जाएगा कब, जब भी फाइन है तो पे कर दिया जाता है या फिर कोर्ट बाय लॉ प्रोसेस लेवीट कर लिया जाता है। मतलब जो भी लॉ का प्रोसेस है, जैसे जब्त कर लेना प्रॉपर्टी, जिस जैसे तरीके से मतलब कहीं ना कहीं कोर्ट अपने तरीके से निकलवा लेता रुपए, उस दिन से जो ये इम्प्रिजनमेंट था डिफॉल्ट के लिए वह क्या नाम है टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ इसमें क्लॉज ए में कहा गया है। ये जो सब सेक्शन 6 है उसका बी है, इसमें बताया गया है कि एक्सपायर होने से पहले, जैसे टाइम 6 महीने की सजा हुई थी, अब व्यक्ति ने 4 महीने काट लिए, अब 2 महीना बचा था, लेकिन अब इतना रुपया दे दिया जाए कि जो 2 महीने का सजा बचा है काटने का, ठीक है, ठीक, उससे ज़्यादा व्यक्ति ने अभी सजा काट लिया है, तो उस केस में उसको छोड़ दिया जाएगा। अब जैसे मान लो कि एक व्यक्ति था, वह 6 महीने के लिए जेल में गया था, ठीक, 6 महीने, उसके 4 महीने पूरे हो गए। अब 4 महीने पूरे होने के बाद जो उस व्यक्ति के द्वारा 2,000 रुपये दे दिए गए, ठीक, लेकिन अभी भी जो फाइन लगाया गया था वो फाइन अभी कुछ और बाकी बच रहा था। तो इस केस में जो फाइन बच रहा था वो कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा नहीं था जितना व्यक्ति के द्वारा अभी सजा काट ली गई थी, ठीक है। तो इस चीज़ को यहाँ पर बताया गया है। तो इस केस में भी क्या नाम है इम्प्रिजनमेंट जिसका हुआ है, कारावास हुआ, उसको छोड़ दिया जाएगा। तो इसी के रिगार्डिंग इलस्ट्रेशन दिया गया है, इसको एक बार रीड कर लेना, ठीक है, पॉज करके। बहुत सिंपल है, सिंपल लैंग्वेज में लिखा है, समझ में आ जाएगा। नाउ लेट्स मूव टू सब सेक्शन 7, जिसमें कहा गया कि फाइन या उसका कोई भी पार्ट जो कि भी पे नहीं किया गया है, ठीक है, अनपेड है, वह सरकार के द्वारा वसूल किया जा सकता है एट एनी टाइम विद इन द 6 ईयर आफ्टर द पासिंग ऑफ सेंटेंस। तो 6 साल के पहले या उस तक जो अनपेड फाइन है उसको लेवी किया जा सकता है, वसूल किया जा सकता है गवर्नमेंट के द्वारा, या गवर्नमेंट नहीं कह सकते यहाँ पर, कोर्ट के द्वारा, ठीक है। और इफ अंडर द सेंटेंस द ऑफेंडर बी लायबल टू इम्प्रिजन फॉर ए लॉन्गर पीरियड देन 6 ईयर्स, और अगर ऐसा केस है जिसमें 6 साल से ज़्यादा सजा थी, ठीक है, ऑफेंडर को, तो देन एट एनी टाइम प्रीवियस टू द एक्सपायरेशन ऑफ दैट पीरियड। तो अगर 6 साल से ज़्यादा सजा थी उसको, तो 6 साल से ज़्यादा सजा, जान लो 7 साल है, तो 7 साल के एक्सपायर होने से पहले भी वह लेविट कर सकता है, कोर्ट के द्वारा लेविट किया जा सकता है या वसूला जा सकता है, ठीक है। और एक चीज़ बहुत ध्यान रखने योग्य चीज़ है इसमें कि अगर ऑफेंडर की डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, बिना यह जो लाइबिलिटी थी फाइन पे किए करने की, उसको डिस्चार्ज किए हुए, तो जो भी उसका प्रॉपर्टी बच्चा है उसके मरने के बाद उस पर वह लीगली लाइबल होगा डेथ को कंप्लीट करने के लिए, मतलब प्रॉपर्टी उसका बेच दिया जाएगा, भले ही उसकी डेथ हो गई तो क्या, तब भी उसको लाइबिलिटी पूरा करना पड़ेगा। तो ये बात इसमें कहा गया। तो मुझे लगता है कि आपको ये सारा चीज समझ में आ गया होगा। नाउ लेट्स मूव अहेड एंड सी सम केस लॉज रिगार्डिंग दिस, ओके, सेक्शन 8। तो जो पहला केस है ये है पलानियप्पा गाउंडर वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। तो इसमें ऑनरेबल अपेस कोर्ट ने स्टेट किया था कि द सेंटेंस गिवन बाय द कोर्ट शैल बी प्रोपोर्शनेट टू द नेचर ऑफ ऑफेंस। तो इसमें बताया गया था कि जो सेंटेंस दिया जाता है, ठीक है, फाइन का, वह प्रोपोर्शनेट होना चाहिए ऑफेंस की। ऐसा नहीं कि कुछ भी फाइन, जैसे अनलिमिटेड लिखा था उसमें, तो अनलिमिटेड कहीं मतलब नहीं, कुछ भी लगा दो, वो प्रोपोर्शनेट होना चाहिए, वही चीज़ मैं बता रहा था। और पनिशमेंट जो होना चाहिए वह अनड्यूली एक्सेसिव नहीं होना चाहिए, ये चीज़ इसमें बताया गया, ठीक। तो सेम चीज समझ लो जो हम लोग पिछली उसमें पढ़े एक सब सेक्शन में, जहाँ पर लिखा था कि अनलिमिटेड होगा लेकिन वह एक्सेसिव नहीं होगा, तो वो चीज़ को इसमें हेल्प किया गया है, ठीक है। तो राजू तिवारी वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ केस में कहा गया कि बिना स्पेशल रीजन लिखे कोर्ट जो है ऑर्डर नहीं कर सकता, मतलब लेवी नहीं कर सकता मनी, जब ऑफेंडर ऑलरेडी इम्प्रिजनमेंट कंप्लीट कर चुका हो, जो उसको सजा दी गई थी डिफॉल्ट में, ठीक है, या नॉन पेमेंट में, तो उस टाइम बिना स्पेशल रीजन लिखे कोर्ट के द्वारा वसूली नहीं की जा सकती एक्स्ट्रा मनी।
तो मुझे लगता है कि आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। यहाँ तक आपने मेरा वीडियो देखा तो मैं ऐसा ज्यूम कर सकता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा ही लगा होगा। और वंस अगेन थैंक्स फॉर चूजिंग माय यूट्यूब चैनल टू स्टडी द भारतीय न्याय संहिता। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय एंड टेक केयर।